आप सभी को नमस्कार। मैं मिथिलेश साहू एक बार फिर से आपके लिए पेपर 2 रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का जो सेकंड यूनिट है उसे लेकर वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, हम लोग इसमें सेकंड यूनिट के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। आशा है कि इससे पहले जो फर्स्ट यूनिट का मैंने वीडियो बनाया था उसको आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हम लोग सेकंड यूनिट में वैज्ञानिक आचार के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या होता है, इसमें नैतिकता का क्या महत्व है, बौद्धिक ईमानदारी, अनुसंधान अखंडता क्या होती है, वैज्ञानिक कदाचार क्या है। ठीक है, इसमें मिथ्याकरण, निर्माण और साहित्यिक चोरी FFT। ठीक है, अनावश्यक प्रकाशन, डुप्लीकेट और ओवरलैपिंग प्रकाशन, ये सब को पढ़ेंगे। चुनिंदा रिपोर्टिंग और डेटा की गलत व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, ये सब आपके यूनिट में है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वैज्ञानिक आचार, साइंटिफिक कंडक्ट क्या है। ठीक है, तो वैज्ञानिक आचार के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान और अनुसंधान के संबंध में नैतिकता। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा का सिद्धांत, वैज्ञानिक कार्य में ईमानदारी और पारदर्शिता आवश्यक होता है, इसलिए शोधकर्ताओं को सटीक डाटा प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिक आचार को समाहित करना जरूरी होता है। इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। किसी भी शोध कार्य को पूर्व करने तथा पूर्वाग्रह से बचने के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है, इसलिए निष्पक्षता को भी हम इसमें रखेंगे। दूसरा जो है उसमें जवाबदेही होना चाहिए। शोधकर्ता को अपने शोध के परिणामों और प्रभावों के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। तीसरा पारदर्शिता, प्रयोगों की प्रतिक्रिया, विधियों और परिणाम खुले रूप में साझा किए जाने चाहिए। ठीक है, तो विज्ञान और अनुसंधान के संबंध में जो सत्यनिष्ठा है ना, और वैज्ञानिक अनुसंधान है उसमें सटीक डाटा के लिए क्या क्या होनी चाहिए, निष्पक्षता, जवाबदेहिता और पारदर्शिता, ये तीन चीज होनी चाहिए। बौद्धिक ईमानदारी और अनुसंधान में ईमानदारी। ठीक है, ये आपका सेकंड टॉपिक है जिसमें हम लोग बौद्धिक ईमानदारी का मतलब देखेंगे। बौद्धिक ईमानदारी अर्थात अपने विचार, निष्कर्ष और स्रोतों का सही रूप में उल्लेख करना, ये क्या है, बौद्धिक ईमानदारी है। ठीक है, डाटा का फैब्रिकेशन और फ्लासिफिकेशन से बचाव, जानबूझकर डेटा बनाना या छेड़छाड़ करना नैतिक अपराध है, इसलिए डाटा फैब्रिकेशन और फ्लासिफिकेशन से बचना चाहिए, फ्लासिफिकेशन से बचना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी पूर्ण प्रकाशन। ईमानदारी पूर्ण प्रकाशन में क्या आ जाएगा, इसमें शोध कार्य में सही और सह शोधकर्ताओं का नाम उचित क्रम में होना या देना चाहिए। ईमानदारी पूर्ण प्रकाशन का मतलब यही है कि अगर आपके साथ कोई शोध पत्र लिख रहा है या थीसिस में आपका हेल्प कर रहा है तो उसको भी आप वहाँ पर उतना ही महत्व देंगे, उनका नाम उल्लेख करेंगे। ठीक है, और उनको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, वैज्ञानिक कदाचार, मिथ्या निर्माण और मिथ्याकरण तथा साहित्यिक चोरी, ठीक है, इनसे भी हमें बचना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग वैज्ञानिक कदाचार के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मिथ्याकरण, निर्माण और साहित्यिक चोरी FFT, जिसको मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। ठीक है, आशा है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा, तो इसको इतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैज्ञानिक कदाचार क्या है। वैज्ञानिक कदाचार शोध और वैज्ञानिक लेखन के दौरान ऐसे कार्य जहां ईमानदारी और पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा के विरुद्ध हो, उसे हम लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक कदाचार कहते हैं, जिसमें जानबूझकर गलत और भ्रामक तथा चोरी किए गए डाटा का उपयोग किया जाता है या भ्रांतियां फैलाई जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक कदाचार के 3 प्रकार होते हैं। इसमें क्या क्या है, पहला फैब्रिकेशन, मिथ्या निर्माण, दूसरा फ्लासिफिकेशन, मिथ्याकरण, और तीसरा है प्लेजरिज्म, साहित्यिक चोरी। ठीक है, मिथ्या निर्माण में क्या होता है, ऐसा डेटा या परिणाम गढ़ना जो वास्तव में कभी संग्रहित नहीं किया गया हो, उदाहरण के प्रयोग किए बिना ही परिणाम लिख देना। मिथ्याकरण,
किसी वास्तविक डेटा या प्रक्रिया को जानबूझकर परिवर्तित कर देना, जैसे सांख्यिकी आंकड़ों को बदल देना। और प्लेजरिज्म आप सभी को पता है, किसी और के विचार को, लेख को, ग्राफ को क्या करना, अपने नाम से प्रकाशित कर देना, जो लिखे हैं उनको बिना श्रेय दिए। ठीक है, उसको उसको क्या कहते हैं, प्लेजरिज्म कहते हैं। ठीक है, इसका मैंने पीपी सॉरी एफएफपी का मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। ठीक है, उसको आप ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में है वो वीडियो। ठीक है, उसको देखिएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है, क्योंकि ये टर्म्स बहुत कठिन है, इसलिए इन्हें समझना आपको ज़रूरी है। तो इसको इसमें इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अनावश्यक प्रकाशन से संबंधित सिद्धांत और नैतिक परिप्रेक्ष्य क्या क्या है। ठीक है, इसको देखेंगे। नीतिशास्त्र का दायित्व सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि कार्य की नैतिकता और उसके परिणाम से नहीं, बल्कि कर्तव्य से आंकी जानी चाहिए। वैज्ञानिक का कर्तव्य होता है सत्यता और पारदर्शिता तथा मौलिकता को बनाए रखना। यदि कोई शोधकर्ता जानबूझकर गलत डेटा प्रस्तुत करता है, तो अपने नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रहा है। परिणामवाद। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य और नैतिकता के परिणामों पर निर्भरता देखने को मिलती है। ठीक है, सद्गुण नैतिकता। इस सिद्धांत में शोधकर्ता के चरित्र और उनके गुणों, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा को प्राथमिकता दी जाती है। यदि शोधकर्ता में सच्चाई, जिम्मेदारी और ईमानदारी जैसे गुण नहीं हैं, तो वह वैज्ञानिक समुदाय के लिए अयोग्य है। सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस में इसको पढ़ा होगा, जॉन लॉक, है ना, ऑब्सलॉक रूसो। वैज्ञानिक और समाज के बीच में वैज्ञानिकों और समाज के बीच में नैतिक समझौता होता है कि शोध का उद्देश्य समाज को लाभ पहुंचाना है। कदाचार इस समझौते को तोड़ता है और समाज के भरोसे को भी हानि पहुंचाता है। ठीक है, साहित्यिक चोरी की अवधारणा और संबंधित अवधारणा। ठीक है, साहित्यिक चोरी, प्लेजरिज्म के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, तो इसको मैं नहीं उतना करूँगा, आप इसको देख लीजिएगा। साहित्यिक चोरी की पहचान और टूल्स कैसे हैं, ये सब अब मैंने बताया था ना। प्लेजरिज्म चेकर टूल्स टर्नटिन है, उरकुंड है, ग्रामरली है, डुप्ली चेकर है, ये सब है। संदर्भ सॉफ्टवेयर है, जेरेंट्रो, मैंडली, है ना, इन नोट्स जैसे टूल्स है। स्रोत को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, एमएलए, एपीए और शिकागो जैसे स्टाइल में रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा चुका है, आप लोगों को पढ़ाया है पहले भी, तो इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, निष्कर्ष को आपको देखना है कि वैज्ञानिक कदाचार, मिथ्या निर्माण, मिथ्याकरण और साहित्यिक चोरी जैसे आचरण शोध और ज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसके विरुद्ध नैतिक सिद्धांतों की सहायता से सख्त कदम उठाना आवश्यक है, ताकि शिक्षा जगत में विश्वसनीयता बनी रहे, समाज का भरोसा इन पर बना रहे। ठीक है, और जो टॉपिक बच गए जिसमें अनावश्यक प्रकाशन, ठीक है, इसको देखेंगे। अनावश्यक प्रकाशन, डुप्लीकेट, ओवरलैपिंग प्रकाशन और इस्लामी स्लाइसिंग से संबंधित प्रकाशन, कदाचार परिचय। अनावश्यक प्रकाशन, ठीक है, अननेसेसरी जो पब्लिकेशन है उसके बारे में। अनावश्यक प्रकाशन का आशय होता है ऐसे लेखों से जिनका शैक्षणिक और वैज्ञानिक महत्व बहुत सीमित होता है, और यह केवल संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे प्रकाशन की गुणवत्ता घट जाती है। ठीक है, डुप्लीकेट प्रकाशन क्या है? जब कोई शोधकर्ता एक ही शोध पत्र को एक या अधिक स्थानों पर एक जैसा या थोड़ा बदलाव करके प्रकाशित करा देता है, तो उसे डुप्लीकेट प्रकाशन कहते हैं। यह वैज्ञानिक ईमानदारी का उल्लंघन है। ठीक है, और ओवरलैपिंग प्रकाशन क्या है? इसमें लेखक पूर्व प्रकाशित जो शोध पत्र है उसमें कुछ भागों में बिना स्पष्ट उल्लेख के फिर से प्रकाशित करा देता है ना। ओवरलैपिंग में क्या होता है? लेखक को पूर्व प्रकाशित जो शोध हैं उसमें कुछ भागों में बिना स्पष्ट उल्लेख किए फिर से उसी को प्रकाशित करा देना। यह पूर्ण डुप्लीकेट नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ समानता देखने को मिलती है। तो ऐसे जो शोध पत्र हैं या प्रकाशन को क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग प्रकाशन कहते हैं। इस्लामी
प्रकाशनिंग सलामी स्लाइसिंग। ठीक है, इसमें शोधकर्ता एक बड़े शोध कार्य को कृत्रिम रूप से छोटे छोटे भागों में बांटकर अलग अलग लेखों के रूप में प्रकाशित कर देता है। इसका उल्लेख प्रकाशकों की संख्या बढ़ाना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रकाशकों की संख्या को बढ़ाना होता है, ना कि ज्ञान में योगदान देना। ठीक है, उसके बाद फिर जो टॉपिक है, संबंधित मुख्य नैतिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? शोधकर्ता की नैतिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, जिसमें शोधकर्ता का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने लिए सत्य की खोज करे और मौलिक शोध का प्रयोग करे, उनका खोज करे। ठीक है, बार बार किसी शोध को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करे। ठीक है, परिणामवाद, यदि कोई प्रकाशन केवल एक उद्देश्य से किया जा रहा है और अधिक अंक प्राप्त या प्रतिष्ठा प्राप्त हो तो उसका सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, शोध की गुणवत्ता का सिद्धांत। शोध की गुणवत्ता का सिद्धांत में क्या करेंगे? वैज्ञानिक यह सिद्धांत कहता है कि शोध की संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता पर आधारित होना चाहिए। शोध की गुणवत्ता में हम शोध पत्र की संख्या को नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता कितनी है उस पर मुख्य ध्यान देंगे। ठीक है, इसलिए सलामी स्लाइसिंग और डुप्लीकेट प्रकाशन इस सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे गुणवत्ता से समझौता करते हैं। ट्रस्ट सिद्धांत, ट्रस्ट थ्योरी, वैज्ञानिक समुदाय और पाठकों के बीच भरोसे की नींव शोध की पारदर्शिता पर आधारित होता है। बार बार एक जैसे शोध पत्र प्रकाशित करना भरोसे को तोड़ना ही कहलाता है। इसलिए ट्रस्टी सिद्धांत में हम क्या करना है? ट्रस्ट या विश्वास पैदा करना है कि ये हमारा मूल शोध है, मूल लेखन है, ये लेखन कार्य है, इसको हमने इसमें दिया है। ठीक है, रोकथाम और प्रभाव निष्कर्ष, शोध की विश्वसनीयता पर प्रभाव। ठीक है, पाठक और समीक्षक शोध की गुणवत्ता पर विश्वास नहीं करते। संसाधनों की बर्बादी। ठीक है, पत्रिकाओं, स्थान व समीक्षक में समय व्यय हो जाता है। युवा शोधकर्ताओं को गलत उदाहरण, वे भी प्रकाशन संख्या के पीछे भागने लग जाते हैं। प्लेजरिज्म जांच में फंसना, नैतिक जांच या प्रतिबंध झेलने की स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में रोकथाम या उपाय, इसके रोकथाम कैसे कर सकते हैं? प्रकाशन नीति की जानकारी, यूजीसी, कोप और आईसीएमजीआर जैसे संस्थानों की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर, टर्निटिन हो गया, है ना, ठीक है, उरकुंड हो गया, ग्रामरली हो गया, इन सब का प्रयोग करके हम प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। लेखत्व की स्पष्टता, सभी लेखों की भूमिका को स्पष्ट वर्णित करना चाहिए। संपादकों और समीक्षकों की सजगता इसमें होनी चाहिए। इससे ओवरलैपिंग और सलामी स्लाइसिंग की पहचान किया जा सके। निष्कर्ष को आप देख लेंगे। ठीक है, चुनिंदा रिपोर्टिंग या चयनित रिपोर्टिंग और डेटा की गलत व्याख्या, है ना, कैसे होती है, ये भी टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है, तो इसको भी देख लेते हैं। चयनित रिपोर्टिंग क्या है? चयनित रिपोर्टिंग का अर्थ होता है शोध या सर्वेक्षण में प्राप्त सभी डाटा में से केवल वही आंकड़े प्रस्तुत करना जो शोधकर्ता की धारणा या परिणाम को समर्थन देते हैं और शेष डाटा को छिपा देना, नज़रअंदाज कर देना। ऐसी डाटा चयनित रिपोर्टिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया शोध की पारदर्शिता और निष्पक्षता को भी प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब चुनिंदे जो सर्वेक्षण में डाटा निकले हैं या आंकड़े आए हैं, उसको शोधकर्ता के अनुसार या उनके समर्थन के अनुसार उसका क्या करना? प्रकाशन करना। ठीक है, और जो शेष डाटा बचा है उसको नज़रअंदाज कर देना, उसे छिपा देना, जिससे शोध में पारदर्शिता और निष्पक्षता क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर किसी औषधि परीक्षण में 10 में से 3 परिणाम सकारात्मक और 7 परिणाम नकारात्मक हैं, परंतु शोधकर्ता केवल 3 सकारात्मक परिणामों को प्रकाशित कराएगा और उचित जो बचा जो परिणाम है उसको वो प्रकाशित नहीं कराता है। ठीक है, उसे हम चयनित रिपोर्टिंग कहते हैं। अपने चयन के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार वो रिपोर्टिंग कर देता है। डेटा की गलत व्याख्या। ठीक है, मिस इंटरप्शंस या मिस जो
कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन से कहेंगे डाटा की गलत व्याख्या इसमें हो जाती है। यह तब होता है जब उपलब्ध डाटा आंकड़ों की व्याख्या जानबूझकर या अनजाने में गलत ढंग से की जाती है, जिससे निष्कर्ष भ्रामक हो जाता है। तो ऐसे रिपोर्ट को डाटा को हम क्या कहते हैं, गलत व्याख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए औसतन 60% छात्रों की परीक्षा पास की गई, लेकिन शोधकर्ता ने इसे सभी छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखा दिया, यह कहकर प्रस्तुत करें तो यह गलत व्याख्या कहलाएगा। ठीक है, तो लगभग मैंने सेकंड यूनिट का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने की कोशिश इस वीडियो में किया है। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ और टर्म्स है उसको भी देख लेते हैं, है ना। सत्यनिष्ठा है, नैतिक दायित्व सिद्धांत, ये सब हमने ऊपर पढ़ा है, इसको अब एक बार देख लीजिएगा, है ना। और हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शोध, प्रकाशन और नैतिकता संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको देखेंगे। वैज्ञानिक कदाचार में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति शामिल नहीं है? तो शोध में ईमानदारी ये शामिल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, मिथ्या निर्माण का अर्थ क्या होता है? डेटा या परिणामों को बनाना। ठीक है। तीसरा, मिथ्याकरण में शोधकर्ता क्या करता है? डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। साहित्यिक चोरी से क्या तात्पर्य है? बिना श्रेय दिए किसी के सामग्री, किसी के लेख का उपयोग करना। डुप्लीकेट प्रकाशन का अर्थ होता है एक ही शोध को दो बार या दोबारा प्रकाशित करा देना, है ना। ओवरलैपिंग प्रकाशन किसे कहते हैं? जब दो लेखों में महत्वपूर्ण सामग्री समान हो जाए तो उसे ओवरलैपिंग प्रकाशन कहा जाता है। स्लाइसिंग क्या है? शोध रिपोर्टिंग को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में भागों में बांटना और प्रकाशित करा देना। ठीक है। चयनात्मक रिपोर्टिंग से क्या तात्पर्य है? केवल उन परिणामों को प्रकाशित कराना जो अनुकूल हो, उसे चयनात्मक रिपोर्टिंग कहते हैं। चयन करके अपने अनुसार उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग कर देते हैं, प्रकाशित करा देते हैं। ठीक है। डेटा की गलत व्याख्या का मुख्य प्रभाव क्या होगा? निष्कर्ष भ्रामक हो जाते हैं। ठीक है। नीति आयोग या यूजीसी द्वारा शोध में नैतिकता हेतु कौन सी पहल की गई है? तो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल केयर बनाया गया है। ठीक है। आपने देखा होगा यूजीसी के साइट पर जाकर कि यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल जो होते हैं वो शोध पत्र या शोध लेखन, हमारे जो शोध होते हैं उनको प्रकाशित कराते हैं। यूजीसी केयर लिस्ट होते हैं, मतलब यूजीसी ने उन जो प्रकाशन है उनको लिस्टेड किया है। लेकिन अभी वर्तमान में यूजीसी केयर लिस्ट को समाप्त करके यूजीसी द्वारा रेफर्ड जर्नल और पीयर रिव्यूड जर्नल को इस लिस्ट में रखा है ताकि प्रकाशन आसान हो सके और इसमें भी जिसमें भी प्रकाशित जो स्टूडेंट है वो क्या कर सके, या रिसर्च स्कॉलर इसमें भी प्रकाशित करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि नीति आयोग और यूजीसी द्वारा शोध में नैतिकता हेतु कौन सी पहल की गई है, तो यूजीसी केयर बनाया गया है। ठीक है ना। तो ये जो आपका सेकंड यूनिट का वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको मैंने टूटी फूटी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसको एक बार दो बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं उसको आपने मास्टर्स में भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसे जो टर्म्स है उसको आपको एक दो बार रीड करना आवश्यक हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।